Okay, so let's start. गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम CS सौम्या कटारिया. बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं. जो नहीं जानते हैं वो अभी जान लो. सो आई होप तुम लोगों का क्वारंटीन अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है. मुझे तो अच्छा चल रहा है, मतलब काम तो है ही ऑफिस का, तो मजा तो आ रहा है. बट आई होप तुम लोग कुछ नया नया सीख रहे हो, क्योंकि इतना टाइम निकला है, पढ़ाई तो करनी है, मट्ठेगिरी तो तुम लोग कर ही लेते हो, तो तुम्हें काम कुछ नया सीखना जरूरी है. चलो, एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16. बाकी जो सब्जेक्ट्स तुम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उसमें कैसा था कि आप लोग एडिशनल अमेंडमेंट्स जो है या जो लास्ट मिनट रिविजन है वो आप लोग पढ़ रहे थे. लेकिन मैं जो इसमें लेने वाली हूँ वो है चैप्टर नंबर 16. इसके दो रीजन है. सबसे पहला रीजन ये है कि जो अपने पेनड्राइव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर 16 बोनस है. सेकेंडली, जो लास्ट SM मैराथन मैंने अपलोड किया था वो मैराथन में मैंने चैप्टर 16 कवर नहीं किया था, तो इसीलिए मैं चैप्टर 16 आपको इस लेक्चर में कवर कर रही हूँ. ओके, सो टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, आप जो 11, 12, 13, 14, 15 जो ये 5 चैप्टर्स है वो आप उस मैराथन में चेक कर सकते हो. इंस्पायर अकेडमी चैनल पर ही अपलोडेड है. एडिशनली जो चैप्टर 16 है वो हम लोग इसमें करने वाले हैं. हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और हम लोग इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे. ओके, चलो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है हमारा इसमें पर्टिकुलरली बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. देखो गाइस, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने SM पढ़ चुके हैं कि SM क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है. हमने स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना सीख लिया, हमने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया. उसके बाद अगर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ हो गई, रायता फैल गया, तो हमने कंट्रोल करना भी सीख लिया, है ना. ये सब कुछ हम 15 चैप्टर तक पढ़ के आए हैं. अब इसमें मैम नया क्या बचा है, तो नया अब हमारा बचा है चैप्टर 16, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम कंपनी में चेंजेस ला सकते हैं. देखो, जैसे तुम्हें पता है कि 2006 में इनफैक्ट सैमसंग जो है वो एंड्रॉइड लेकर आया था, ठीक है. लेकिन 2008 तक थोड़ा थोड़ा लोग पहचानने लगे थे. 2011-2012 तक तो सेल्स बहुत ज्यादा जंप कर चुकी थी. तो व्हाट वाज द रीजन, मतलब सैमसंग को क्यों लगा कि हमें एंड्रॉइड लाना चाहिए? क्या पुराने फोन बिक नहीं रहे थे? ऑब्वियसली नहीं बिक रहे थे, है ना. उस टाइम पर नोकिया ज्यादा चलता था, राइट. तो दैट वाज द मेजर रीजन कि सैमसंग को लगा कि भाई मार्केट को अगर मुझे टॉप करना है, मार्केट में मुझे अगर आगे आना है, तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा. और तब सैमसंग एंड्रॉइड लेकर आया, राइट. मुझे एक बात बताओ, अगर सैमसंग एंड्रॉइड लेकर आया था तो क्या जो पुराने उसके एम्प्लॉयज थे, जो पुराने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, जो लोग पुराने फोन पर काम करते थे, क्या वही लोग इसके एंड्रॉइड फोन पर काम कर रहे होंगे? नहीं. उनको पुरानी टेक्नोलॉजी समझ में आती थी. वो जो बार फोन नहीं होते थे छोटे छोटे कीपैड वाले, ठीक है, उनको वो टेक्नोलॉजी समझ में आती थी. लेकिन जब वो एंड्रॉइड लेकर आया तो उसने पूरी की पूरे एम्प्लॉयज चेंज किए, उनको पूरी ट्रेनिंग दी, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया. उन्होंने पूरा जीरो से लेकर स्टार्ट किया. ओके, इस तरह के चेंज को हमें पढ़ना है. क्लियर है? करेक्ट है? ठीक है. चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू BPR, दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको BPR बोलते हैं. देखो, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है? एक कंपनी है जिसको हम T-Mobile कंपनी बोलते हैं. मैं आपको उसका एक इन शॉर्ट बताती हूँ, ठीक है. मैंने उसको इंटरनेट से निकाला है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ. देखो, T-Mobile कंपनी जो है उसका ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, ठीक है. मैं अब इस कंपनी का नाम क्यों ले रही हूँ? सबसे पहले T-Mobile इसका नाम है, टेलीकॉम मोबाइल कंपनी, और ये कंपनी ने BPR अडॉप्ट किया था, ठीक है. पहले मैं बताती हूँ इस कंपनी ने ऐसा क्या किया और फिर मैं हम थियोरी समझेंगे. तो इस कंपनी में बेसिकली गाइस क्या प्रॉब्लम था कि अगर कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हो, जैसे बहुत बार होता है कि हम ICICI पे भी कॉल करते हैं और लॉन्ग वेटिंग आवर्स आते हैं, ठीक है. आपको बोलते हैं आप अभी 15th नंबर पे हो, फिर आप जंप करके 13 नंबर पे आते हो, फिर आप 12th नंबर पे आते हो, फिर आप 10th नंबर पे आते हो, राइट. ये कस्टमर केयर. अब प्रॉब्लम ये है
कि इसमें क्या कंपनी के बोर्ड को ये समझ में आ रहा है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, राइट? मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर कोई पर्टिकुलर कस्टमर एक कंपनी की कस्टमर केयर पे फोन कर रहा है, राइट, तो ऐसे केस में सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि कस्टमर के कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव से बात होनी चाहिए, ठीक है? बात होने के बाद वो उससे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? दो चीजें हैं। सबसे पहले कस्टमर कोई कंपनी के एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो पाए, है ना, और बात होने के बाद वो सेटिस्फाई है तो ही तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन टी कंपनी में पहले क्या चल रहा था कि अगर कोई कंपनी के कस्टमर ने उनको फोन कर लिया तो वो मानते थे कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। ये सही है या गलत है? गलत है कि नहीं? तो उन्होंने अपना पूरा रेवोल्यूशन लेकर आया कंपनी में और उन्होंने ऐसा कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैकेनिज्म चूज किया जिससे कि वो एक एक कस्टमर की डिटेल ट्रैक कर सके। और उन्होंने उसके लिए क्या किया? करीब करीब 60 एम्प्लॉयज उन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बांट दिए कि 60 एम्प्लॉयज महाराष्ट्र देखेंगे, 60 एम्प्लॉयज एमपी देखेंगे, 60 एम्प्लॉयज कर्नाटका देखेंगे। तो उन्होंने ऐसे बांट दिया जिसके कारण हर बंदा अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अपने कस्टमर को देखेगा, कस्टमर से बात करेगा और बात करने के बाद वो क्या करेगा? वो फोन कट करके उसको एक फीडबैक कॉल करेगा। होता है कि नहीं? Amazon पे हम कॉल करते हैं, हमको बोलते हैं कि अगर आपको हमारी सर्विसेज पसंद आई हो तो आप फीडबैक देना, रेटिंग देना 1 to 5 से। 5 मतलब सबसे अच्छी, 1 मतलब सबसे गंदी, राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं वो टी कंपनी ने की और उनका जो गोल था कस्टमर सेटिस्फैक्शन का वो अचीव। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमें इस पर्टिकुलर चीज में पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि बीपीआर की थ्योरी क्या है। सबसे पहले बीपीआर एक एंडेवर है। एंडेवर का मतलब होता है अश्योरेंस। क्या मतलब होता है गाइस? अश्योरेंस। ओके, टू फैब्रिकेट, एंडेवर गाड़ी है वो मैं मानती हूँ, आप लोग वहां पर जा चुके हो, सोच चुके हो, पर अभी हम इसमें अश्योरेंस पढ़ रहे हैं। टू फैब्रिकेट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल। हमें कंपनी के ऑपरेशंस को चेंज करना है एक एक्सटेंसिव स्केल पर। मतलब छोटे मोटे चेंजेस नहीं करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, कोई नए एम्प्लॉयज को नहीं लेकर आना है, राइट? हमें बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस करने हैं। एंड द एक्ट ऑफ रिक्रिएटिंग, जो वर्ड्स में इंसर्कल कर रही हूं ध्यान देना, एक्ट ऑफ रिक्रिएटिंग अ कोर बिजनेस प्रोसेस विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्ट आउटपुट क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने गोल को इस तरह से इम्प्रूव करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाए, हमारा आउटपुट, हमारी अर्निंग, हमेशा पैसा ही चाहिए, रोकड़ा मनी वही चाहिए, वो इंप्रूव हो जाए, साथ में हमारी कॉस्ट, लागत कम हो जाए। आ रहा है समझ में? बहुत बार ये होता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट बिक तो रहा है पर हमारी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ रहा है। आ रहा है समझ में? कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है गाइस? प्रॉफिट होता है, राइट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के हिसाब से हमें सेलिंग प्राइस तो उतनी रखनी है, ठीक है? लेट्स से मार्केट में हमारा ही प्रोडक्ट कंपेटिटर्स 10 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है? हमारी कॉस्ट प्राइस लगी कितनी रही है? 8 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 2 रुपए हुआ ना? आ रहा है समझ में? तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सेलिंग प्राइस हमें मार्केट के हिसाब से रखनी पड़ेगी, राइट? कॉस्ट प्राइस पे हमारे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जिसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमें किस पे काम करना है अब? कॉस्ट प्रॉफिट पे, कॉस्ट प्राइस पे। आ रहा है समझ में अच्छे से? ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो होता है एक ऐसा ऑपरेशन होता है, एक ऐसा चेंज है, कितना एक्सटेंसिव स्केल का चेंज होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं? हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, हम क्वांटिटी को इंप्रूव करेंगे, हम इनोवेशन लेकर आएंगे और मेजरली कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। कॉस्ट रिड्यूस कर पाओगे भाई साहब तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा, वरना बीपी पे तो सेल कर ही सकते हो ना। बीपी क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, उस पर तो हर कोई सेल कर सकता है। क्लियर है सबको? बढ़ेंगे आगे, बोलो हाँ है ना? चलो, हाँ अपने अपने घर पे सब हाँ है ना बोलो। चलो, अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बीपीआर का?
देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लेकिन दो मेजर ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कॉस्ट कम करनी है। सबसे पहला क्या करना है, हमें अपनी कॉस्ट प्राइस कम करनी है। मुकेश अंबानी अगर आज इतना बड़ा आदमी बना है तो वो कैसे, सेलिंग प्राइस तो मार्केट के हिसाब से ही रख रहा था, उसने अपनी कॉस्ट प्राइस कम की जिसके कारण प्रॉफिट बढ़ गया। उसने सेलिंग प्राइस रखी स्टेगनेंट, कॉस्ट प्राइस उसने कम की जिसके कारण उसका प्रॉफिट बढ़ गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक तो हमें कॉस्ट कम करनी है, उसके साथ हमें रिडंडेंसीज और फ्यूटाइल लेयर्स कम करनी है। अब देखो, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये कंपनी का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, मतलब डायग्राम ने एक स्केच बनाया है कि कंपनी में बेसिकली कैसा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड है, बोर्ड के 4 डिपार्टमेंट्स है, बोर्ड के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स है। एक है मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स और एचआर। ये मार्केटिंग में इतने 4 एम्प्लॉयज है, फाइनेंस में 3 है, अकाउंट्स में 3 और एचआर में 3 एम्प्लॉयज है। ठीक है, अब मार्केटिंग के हेड ने इस पर्टिकुलर पर्सन को, जिसका नाम है मुकेश, जिसका नाम है क्या, मुकेश, ये पर्टिकुलर पर्सन को इसने काम दिया। ठीक है, हाँ ये वही मुकेश है जो कि मूवीज में आता है। ठीक है, चलो अब इस पर्टिकुलर पर्सन को काम दिया। ठीक है, मुकेश ने थोड़ा सा काम करने में लेट हो गया तो इसने चुन्नी लाल को काम दे दिया। किसको काम दिया? चुन्नी लाल को। ठीक है, अभी सब लोग चुन्नी लाल को जानते हैं, मैं जानती हूँ। तो अब क्या हुआ कि जो काम मुकेश कर रहा है वही काम चुन्नी लाल भी कर रहा है। अब चुन्नी लाल ने अपना काम अपने साथ वाले एम्प्लॉय मिस्टर शाहरुख खान के साथ बांट दिया। ठीक है, तो अब एक ही काम मुकेश, चुन्नीलाल और एसआर के तीनों लोग कर रहे हैं। तो जो काम एक बंदा कर सकता था वो काम 3 लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब अल्टीमेटली किया तो किसने है? सबऑर्डिनेट ने। तो वो काम जो है वो चेक कौन करेगा? सुपीरियर करेगा। तो सुपीरियर जो है वो काम फिर से उसको चेक करेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? तो एक ही काम जो एक बंदा करता और दूसरा बंदा चेक कर लेता, वो काम 3 लोगों ने किया और उसके चेकिंग अलग से। इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। गाइस क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। आ रहा है समझ में? डुप्लीकेशन का एक और मतलब होता है, सिनोनिम पर्यायवाची होता है रिडंडेंसी। क्या होता है? रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज को कम करने का एक रीजन होता है बीपीआर। बीपीआर हम क्यों करते हैं? ताकि हम इस रिडंडेंसी, ये जो एक काम अलग अलग लोग कर रहे हैं, एक काम बार बार हो रहा है, उसे हमें कम करना है। मुझे एक बात बताओ, लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, एफर्ट्स इज मनी। तो अगर आपने ये काम, अब सोचो मुकेश ने यही काम खुद ने अकेले ने कर लिया होता बाय चांस, ठीक है, तो काम जल्दी हो जाता, एक बंदे ही काम होता, हमारा ह्यूमन रिसोर्स सेव हो जाता, वेस्ट नहीं होता, और ऐसे केस में हमने अपनी कॉस्ट भी तो बचा ली। आ रहा है समझ में? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंटररिलेटेड है और हम लोग इस चीज पे कंक्लूड करते हैं कि बीपीआर में 2 पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस क्या? अपनी कॉस्ट प्राइस को कम करना, अपनी लागत को कम करना, जिससे हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। हाथ चलाओ मेरे साथ। सेलिंग प्राइस स्टेगनेंट रहेगा, कॉस्ट प्राइस कम करेंगे और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। साथ में आप लोगों को क्या करनी है? अपनी कम रिडंडेंसी, मतलब एक काम जो बार बार होता है या एक ही काम जो बहुत सारे लोग करते हैं, जो एक ही बंदा कर सकता था, तो वो हमें इसमें एलिमिनेट करना है। क्लियर है? अब सोचो, आप लोगों को बीपीआर एक बेसिक समझना पड़ेगा कि अब सोचो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, फॉर एग्जाम्पल नहीं, मैं तो हूं, तुम लोगों को बनना है, राइट? तो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं और मैंने कंपनी में सजेस्ट किया कि भाई हम लोगों को थोड़ा सा
चेंजेस कंपनी में करना पड़ेगा, थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि भाई मुझे थोड़े थोड़े एम्प्लॉयज को शफल करना पड़ेगा, थोड़े एम्प्लॉयज को निकालना है, थोड़े नए एम्प्लॉयज को लेकर आना है, ये थोड़े चेंजेस करने हैं। गाइज ये जो चेंजेस जो ये इस लेवल पर, ये जो मैंने रेक्टेंगल अभी बनाया है, जो इस लेवल पर होता है उसको हम नॉर्मल चेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? नॉर्मल। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, मतलब थोड़े बहुत नॉर्मल चेंजेस होंगे, बट ये बीपीआर नहीं है। बीपीआर क्या है? सबसे पहले बोर्ड अपने मिशन और विजन को पढ़ेगा। क्या करेगा? पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद उसमें चेंजेस करेगा, और चेंजेस करने के बाद फर्स्ट लेवल पे बोर्ड के लेवल से सारे चेंजेस करेगा, जिसको हम बोलते हैं बीपीआर। तो जब लोअर लेवल पे छोटे मोटे चेंजेस होते हैं तो वो बीपीआर नहीं होता, लेकिन जब चेंजेस विजन और मिशन से लेकर होते हैं चेंजेस और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बीपीआर। क्लियर है? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। चलो अब देखो, हैमर एंड शैम्पी, जिसको हम बोलेंगे चंपी। क्या बोलेंगे अपन इसको? चंपी। देखो हैमर और चंपी ने 1993, ठीक है, 1993 में हैमर और चंपी ने बीपीआर की डेफिनेशन दी थी। क्या? बीपीआर इज द फंडामेंटल रीथिंकिंग। अब देखो जो मैं वर्ड को मार्क कर रही हूं वो देखो, फंडामेंटल रीथिंकिंग, radical redesign of business process aimed at achieving radical improvements in essential contemporary measures of performance such as cost, quality, service, speed। मैम कुछ समझ में नहीं आया। अब देखो यहां पर मैं बार बार वर्ड री को मार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। किसको कर रही हूँ? री को। ठीक है, क्यों कर रही हूँ वो देखो। पहली बात तो बीपीआर तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करेंगे। ऑलरेडी काम हो चुका है, वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, उसमें प्रोसेस है, अब हम उसको प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, री इंजीनियर कर रहे हैं। तो बिजनेस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? फंडामेंटल रीथिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं हम? फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? बेसिक। जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल बेनिफिट्स तो हम पढ़ते हैं कि नहीं, स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फंडामेंटल रीथिंकिंग का मतलब क्या होता है? बेसिक रीथिंकिंग। ओके, हमें सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सोचना है। अब बेसिक क्या है हमारा? बेसिक है हमारा विजन एंड मिशन। चलो तिलक लग चुका है। लाइफ में कुछ भी लेने का, लेकिन लेने वो नहीं लेने का। चलो विजन एंड मिशन, ठीक है। तो फंडामेंटल रीथिंकिंग हमें बेसिक से करनी है, और बेसिक क्या है हमारा? विजन एंड मिशन। हमें उस बेस से हमें फिर से सोचना है, सारी चीजें फिर से डिजाइन करनी है, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम क्या करेंगे? हम अपनी परफॉर्मेंस में बेटरमेंट लेकर आएंगे। परफॉर्मेंस मतलब क्या? हम अपनी कॉस्ट इंप्रूव करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, सर्विस, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करेंगे और स्पीड इंप्रूव करेंगे। तो हैमर और चंपी ने बोला कि हम लोगों को बीपीआर में फिर से सब कुछ सोचना है जीरो से। जब हम इनकॉर्पोरेट कर रहे थे तब भी हमने जीरो से स्टार्ट किया था, अब हम फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ फिर से रीडिजाइन करेंगे और हम अपनी कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड में हम चेंजेस लाएंगे। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से अरे बोलो। चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और बात बोली कि री इंजीनियरिंग इज अबाउट बिजनेस री इन्वेंशन, नॉट एनहांसमेंट और मॉडिफिकेशन। मैंने क्या बताया? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पर चेंजेस करोगे तो आप या तो कोई तरह का एनहांसमेंट कर रहे हो
या फिर आप कोई तरह का मॉडिफिकेशन कर रहे हो। हमें मॉडिफिकेशन करना है क्या? नहीं। हमें एनहांसमेंट करना है क्या? नहीं। हमें ये चेंजेस नहीं करने हैं, हमें पूरा चेंज करना है। तो हम लोग बिजनेस को क्या कर रहे हैं? री इन्वेंट करना है। इनकॉर्पोरेशन से हम यहां तक आए, ठीक है, और फिर ऊपर नहीं गए, वापस हम उल्टा नहीं जा सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन से हम यहां तक आए, ठीक है। यहां से आगे बढ़ने के पहले हम इसी लेवल पे अपने आप को वापस ढूंढ रहे हैं। दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्लियर है सबको? फोर्ड कंपनी ने किया, ठीक है, सैमसंग ने किया, सबसे पहले कोडक ने किया था। वो सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ दैट दिस इज व्हाट बीपीआर इज। अब हम ओरिजिन देखते हैं कि कहां से स्टार्ट हुआ। देखो, बिजनेस प्रोसेस बिफोर इट बिकेम पॉपुलर इन द वर्ल्ड, इन द बिजनेस वर्ल्ड इन 1990s। कब आया था ये? 1990 में, 1990s में। हाँ, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। ये वो 1800 या 1920s का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोग अभी तक पढ़ के आ रहे हो। ये नया कॉन्सेप्ट है, 1990s में आया है। Inspired by an article called Re-Engineering Work, Don't Automate, Obliterate, an article in Harvard Business Review. Okay, so basically Harvard Business Review में एक आर्टिकल लिखा गया था, ठीक है, जो कि MIT, दैट इज मैसाचुसेट्स, ओके, बहुत ज्यादा, ओके, मैसाचुसेट्स में ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में माइकल हैमर ने ये पर्टिकुलर ऐसे लिखा था जिसका नाम था डोंट ऑटोमेट बट ऑब्लिटरेट। ऑटोमेट करना मतलब थोड़े स्पेसिफिकेशंस या थोड़े मॉडिफिकेशन करना, माइनर चेंजेस करना, वो सब नहीं करना है। हमें पूरा चेंज करना है, ऑब्लिटरेट करना है, री इन्वेंट करना है, कुछ नया लेकर आना है। आ रहा है समझ में? After revolution of this concept, BPR was successfully implemented in few high profile organizations जैसे हॉलमार्क, ठीक है। हॉलमार्क जो है फेमस ग्रीटिंग कार्ड कंपनी हॉलमार्क, जिसने पूरा अपनी जो न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस है उन्होंने पूरा री इंजीनियर कर दिया। वो लोग नए प्रोडक्ट तो लाए, लेकिन उन्होंने सारी जो प्रोसेस है वो पूरी चेंज कर दी। पुराना जैसे चल रहा था उसको खत्म करके सब कुछ नया स्टार्ट किया। सिमिलरली कोडक जो कंपनी, कोडक ने भी क्या किया, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलाती थी उसने री इंजीनियर करके कलर फिल्म्स चालू कर दी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज री इंजीनियरिंग, ठीक है। तो 1993 में हार्वर्ड और शैम्पी ने डेफिनेशन दी। 1990 में ये इस कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन आया। कब आया? क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में माइकल हैमर ने डेफिनेशन दी थी री इंजीनियरिंग, दैट इज डोंट ऑटोमेट बट ऑब्लिटरेट, ठीक है। उसके बाद हॉलमार्क कंपनी, उसके बाद हमारी कोडक कंपनी, इन लोगों ने बीपीआर को अडॉप्ट किया। बढ़ेंगे आगे पक्का, बहुत अच्छे से। चलो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब पर्पस, क्या रीजन है। देखो, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर एंटिटीज टू ऑप्ट फॉर बीपीआर। अब देखो, दो ऑब्जेक्टिव तो हम पढ़ चुके हैं, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज कट कॉस्ट। मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, क्या बोलेंगे? ओके, तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है कट कॉस्ट, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? रिड्यूस रिडंडेंसीज। रिडंडेंसीज मैंने क्या बताया आप लोगों को? मल्टीपल लेयर्स। क्या बताएगा? इज मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये दो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों बीपीआर करते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने हैमर एंड शैम्पी की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस्ट, क्वालिटी, हमारी स्पीड, हमारी कस्टमर की तरफ सर्विस, ये भी हमें इंप्रूव करना है। कॉस्ट कम करना है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वालिटी भी इंप्रूव करना है, कस्टमर की सर्विसेज भी इंप्रूव करना है। समझ में आ रही है बात सबको? उसके अलावा हमें हमारी स्पीड, डिलीवरी की स्पीड, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की स्पीड भी हमें क्या करनी है? इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें आता है बूस्ट इफेक्टिवनेस। क्या आता है गाइस? बूस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर एंड कस्टमर।
ना सबसे पहले बताओ एंड कस्टमर कौन? एंड कस्टमर मतलब कंज्यूमर, इतना समझ में आता है। तो हमें हमारे कस्टमर को जब हम बीपीआर करते हैं तो हम जो अभी प्रोडक्ट दे रहे थे, ये हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उससे हमें हायर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। कैसे देना है? हायर क्वालिटी। जैसे डोमिनोज और पिज्जा हट में बहुत ज्यादा कंपैरिजन चलता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हो डोमिनोज का, ठीक है। डोमिनोज और पिज्जा हट में बहुत ज्यादा कंपैरिजन चलता है। अब ये जो कंपैरिजन है उसके लिए डोमिनोज ने क्या किया, लोग पिज्जा हट क्यों प्रेफर करते थे? थोड़ा पिज्जा हट एक्सपेंसिव भी था, फिर भी क्यों प्रेफर करते थे? क्योंकि उसका जो क्रस्ट था पिज्जा का, ठीक है, जो ब्रेड थी नीचे की वो सॉफ्ट होती थी। तो अगर ऊपर की स्टफिंग खत्म भी हो गई, आई नो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को बहुत आई नो भूख लग रही है, बट अभी कोई बात नहीं, ठीक है। अभी लॉकडाउन खत्म होते से खा लेना, कुछ जगह तो अभी खा भी रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मैं तो इंदौर से हूँ, मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं बात तो कर ही सकती हूँ, बात करने में कौन सा कोरोना लग रहा है, राइट, ठीक है। तो पिज्जा हट का जो क्रस्ट होता था वो क्रस्ट भी सॉफ्ट होता था। डोमिनोज में लोगों को यही दिक्कत थी कि चीप होने के बावजूद हम आपको इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि आपका क्रस्ट जो है वो थिक होता है, कड़क होता है कि हम खा नहीं पाते हैं। इसीलिए फिर डोमिनोज ने क्या किया, खुद की बेइज्जती करके ऐड बनाया कि हम लोगों ने कंप्लेन किया है कि क्रस्ट जो है वो बहुत थिक और कड़क रहता था, इसलिए हमने अपने शेफ को चेंज कर दिया, ठीक है। और अब हमने अपना क्रस्ट भी इम्प्रूव कर लिया, तो हायर क्वालिटी प्रोडक्ट हुआ कि नहीं? आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम लोगों ने पढ़ा रिड्यूस रिडंडेंसी। एक ही काम जब बार बार होता है, जो एक बार होने पर ही आपका काम हो जाए, लेकिन वो बार बार हो रहा है, ठीक है। जैसे मल्टीपल अप्रूवल्स लेना, कंपनी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट अप्रूव करना है, पहले आप इस बंदे के पास जा रहे हो, फिर आप इसके पास जा रहे हो, फिर आप इसके पास क्यों जा रहे हो, क्या काम है? आ रहा है समझ में? तो मल्टीपल अप्रूवल्स लेना भी क्या होता है, एक रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी होती है एक्टिविटीज की, ठीक है। वो आपको हटाना है और अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब इनपुट से लेके आउटपुट तक की जो पूरी प्रोसेस है, इसको आपको क्या बनाना है, एफिशिएंट। क्या बनाना है गाइस? एफिशिएंट। मुझे बताओ क्या फायदा होगा एफिशिएंसी बनाने से? कॉस्ट कम होगी कि नहीं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा कि नहीं? ये जो रॉ मटेरियल है वो आउटपुट बनता है, अगर इसमें हमने अपनी जो मल्टीपल प्रोसेस हो रही थी उसको कम कर दिया तो कॉस्ट तो कम हो रही कि नहीं? तो ये वाला फायदा तो हमारा हो ही रहा है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग फॉर लॉन्ग रन। आज की डेट में अगर आप देखोगे, ये ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बीपीआर जब आप करते हो तो कॉस्ट सेविंग कभी भी शॉर्ट रन में, अभी इमिडिएटली अगले महीने में कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीपीआर जब आप करते हो तो वो महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको सब कुछ पूरा जीरो से चेंज करना है, नए एम्प्लॉयज को लाना पड़ेगा, पुराने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़े, राइट, नई टेक्नोलॉजी लाना पड़े, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ते, तो खर्चा तो हो ही रहा ना। तो शॉर्ट रन में कॉस्ट कम नहीं होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग रन में कॉस्ट हमेशा सेव होती है। तो अगर आप लॉन्ग विजन रखोगे, अगर आप लंबा सोचोगे तो बीपीआर बहुत यूजफुल होता है। लेकिन अगर आप आज का सोचोगे कि बहुत खर्चा हो रहा है, तो आज तो खर्चा हो गए। क्लियर है? उसके बाद प्रोवाइडिंग मोर मीनिंगफुल वर्क टू एम्प्लॉइज। अगर आप एफिशिएंट वर्क करोगे, आप अच्छा प्रोडक्शन करोगे, तो एम्प्लॉइज भी खुश होंगे, एम्प्लॉइज मोटिवेट होकर काम करेंगे कि देखो हम एक इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां हमको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। अगर आप उनसे वही बुक्स मेंटेन करवा रहे हो, फिजिकल में बुक्स मेंटेन करवा रहे हो, तो एम्प्लॉय सोचेगा भाई कंप्यूटर का जमाना है, हम जब ऑनलाइन या सॉफ्ट में बुक्स मेंटेन कर सकते हैं तो हम फिजिकल में क्यों करें, राइट। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। वैसे ही अगर आप एक ज्यादा मीनिंगफुल वर्क, क्योंकि बीपीआर से आप कुछ नया करोगे, तो अगर आप उनको अच्छा काम करने को दोगे तो वो भी खुश रहेंगे, वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो क्या वो दूसरी कंपनी में जाने का सोचेंगे? नहीं। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से, पक्का? चलो, उसके बाद टू बी मोर अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स फ्यूचर चेंजेस। देखो, बीपीआर जब हम करते हैं तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। फ्लेक्सिबल समझते हो ना, रामदेव बाबा करते हैं,
ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी कंपनी, अब सोचो कोरोना आ गया, कोविड-19, कोई भी कंपनी अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास वो सेटअप ही नहीं है, तो फिर आप तो डूब गए। अग्री करते हो? जैसे आज भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली फॉर CACS बट फॉर एवरी अदर कोर्स एंड पोर्शन, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे क्योंकि उनके पास वो सेटअप नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब तो गए ना, अब तो बच्चे भी परेशान हो गए, टीचर्स भी परेशान हो गए, एकेडमी परेशान हो गई। तो ऐसे केस में जब आप BPR लेकर आते हो तो आप अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लेते हो, ठीक है, जिसके कारण आप कोई भी फ्यूचर चेंजेस, जैसे कोरोना आया, जैसे नोटबंदी हुई थी, जैसे GST आया, ऐसा कुछ भी चेंज होता है तो आप उसको अडेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो। क्लियर है? उसके बाद एनेबल न्यू बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब आप BPR लेकर आते हो तो आप इजीली एक्सपैंड कर सकते हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ इसको कि अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आप BPR के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे कि सैमसंग लेकर आया एंड्रॉइड, जैसे रिलायंस लेकर आया जियो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने BPR की टेक्निक्स अडॉप्ट की, जिसके कारण वो ये नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाए। तो हमने गाइस टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। कितने पढ़े? 6 मतलब 6। ठीक है, सबसे पहला हमें क्या करना है, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। क्या देना है? हायर क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना है, पर अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में एफिशिएंसी भी लेकर आनी है। तो सबसे पहले क्या हो गया, मेरे साथ रिपीट करेंगे, घर पे रिपीट करेंगे। घर वाले सोच रहे हैं पागल हो गया है तो सोचने दो। पहला हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, दूसरा इंप्रूव एफिशिएंसी, उसके बाद कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट कट कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स रिलेटेड है। अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लेकर आते हो तो कॉस्ट तो कट हो ही रही है। उसके बाद लेकिन कॉस्ट कटिंग कैसे होगी? लॉन्ग रन में। उसके बाद आप एम्प्लॉयज को ज्यादा मीनिंगफुल वर्क दोगे। उसके बाद आप फ्यूचर में चेंजेस के लिए ज्यादा अडेप्टेबल हो जाते हो, और नया प्रोडक्ट आपको लेकर आना है तो आप BPR के थ्रू ला सकते हो। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। चलो, अब हम आते हैं कुछ टाइपोलॉजी ऑफ BPR पे। ये टाइपोलॉजी ना ही कोई टाइप्स है, ना ही कोई काइंड्स है, ना ही कोई फॉर्म्स है। दीज आर जस्ट सर्टेन टर्म्स जो BPR में जरूरी होती है। कुछ प्रोसेसेस के नाम हम पढ़ने वाले हैं जो BPR प्रोजेक्ट में समझना जरूरी होता है। ठीक है, ये टाइपोलॉजी जो है वो किसने दी थी? अर्ल ने दी थी। किसने दी थी? अर्ल। ठीक है, जब आप अर्ल अंदर से एपिग्लॉटिस से निकालो, अर्ल 1994 में। अब देखो, हैमर एंड शैम्पी ने डेफिनेशन कब दी थी? 1993 में। ठीक है, और अर्ल ने टाइपोलॉजी कब लाके दी? 94 में। ये सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव MCQ। ठीक है, तो टाइपोलॉजी दी विच कैन बी अप्लाइड अक्रॉस एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस में हो, कोई भी बिजनेस में। ये ध्यान रखना, अर्ल ने बोला ये जो 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं ये कोई भी बिजनेस में सेम रहती है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग CS बनना चाहते हो, आप CS बनोगे, 100% बनोगे, दैट आई नो। आप जब CS बनोगे तो आप कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे? सेक्रेटेरियल, लीगल, अगर कंपनी में लीगल सेक्रेटरी एक है तो लीगल सेक्रेटरियल, अगर आप सेक्रेटरियल में जाओगे अलग तो सेक्रेटरियल। ठीक है, वो क्या बिजनेस की मेन एक्टिविटी है? चलो आप रिलायंस में जाते हो, आप टाटा में जाते हो, आप अडानी में जाते हो, आप बिरला में जाते हो, तो क्या ये मेन बिजनेस होगा? नहीं। आप उस बिजनेस को मेन एक्टिविटी करने के लिए सपोर्ट करते हो। ठीक है, अगर रिलायंस जियो की सर्विसेज दे रहा है तो जियो की सर्विस उनकी कोर, उनकी मेन एक्टिविटी है। आप उनको कंप्लायंस करवा कर दोगे, वो आपकी सपोर्ट एक्टिविटी। क्लियर है सबको? तो जब आप लीगल में जाते हो तो आप हमेशा सपोर्ट प्रोसेस में, सपोर्ट सर्विस में जाते हो, अनलेस जिस कंपनी में या जिस फर्म में आप काम करने जा रहे हो वो फर्म ही क्या है गाइस?
वो फर्म ही लीगल फर्म है या सेक्रेटरी फर्म है। जैसे अगर आप किसी पीसीएस के अंडर काम करने चाहते हो तो फिर आप कोर एक्टिविटी में चले जाओगे। क्लियर है सबको? चलो, सबसे पहले कोर प्रोसेस। कोर प्रोसेस क्या है? दे आर सेंट्रल टू बिजनेस एंड रिप्रेजेंट द प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी विच रिलेट डायरेक्टली टू एक्सटर्नल कस्टमर। अब देखो, बहुत सिंपल है, हम इसको समझेंगे। देखो, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है तो कृपया अवॉइड करें। हाँ, अब देखो, ये सारे जो लोग हैं कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें ये जो है ये कर रहा है प्रोडक्शन। ठीक है, ये आईटी डिपार्टमेंट का काम करता है, ये सीएस है तो आपको पता ही है क्या करता है, ये अकाउंट्स का काम करता है, ये एचआर का काम करता है। ठीक है, ये सब लोग जो है, क्या ये अकाउंट्स, एचआर, सीएस और आईटी डिपार्टमेंट वाले, क्या ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्या ये लोग प्रोडक्ट बनाकर देंगे? क्या इनके कारण पैसा आने वाला है? नहीं। लेकिन ये जो बंदा है जो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन करके सेल्समैन को देता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को देता है, और ये तो कंज्यूमर है। ठीक है, ये जो लोग हैं, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्शन वाला बंदा है वो क्या हो जाएगा? कोर प्रोसेस का भागीदार। क्या हो जाएगा गाइस? कोर प्रोसेस का भागीदार। क्लियर है सबको अच्छे से? ठीक है, लेकिन ये आईटी, सीएस, अकाउंट, एचआर, ये लोग कौन से वाले हो जाएंगे? सपोर्ट प्रोसेस। क्या हो जाएंगे गाइस? सपोर्ट प्रोसेस। तो जो बंदा मेन वैल्यू चेन एक्टिविटी का मेन पार्ट होता है, जो प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाता है, वो क्या हो जाएगा? कोर प्रोसेस। ठीक है, लेकिन बाकी लोग जो उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं वो किस में आ जाएंगे? सपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे एक बार। देखो, कोर प्रोसेस आर सेंट्रल प्रोसेस कौन सी होती है? कोर प्रोसेस टू बिजनेस फंक्शनिंग रिप्रेजेंट द प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी जो डायरेक्टली एक्सटर्नल कस्टमर से रिलेटेड होती है। अगर मुझे बात करो, जो सेल्समैन होगा या जो प्रोडक्शन वाला होगा वो डायरेक्टली कस्टमर से बात करेगा, अग्री करते हो? या फिर सीएस बात करता है कस्टमर से? सीएस तो नहीं करता ना, आईटी डिपार्टमेंट वाला तो नहीं करता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सेल्समैन बात करेगा या प्रोडक्शन वाले बात करेंगे। आ रहा है समझ में? सपोर्ट प्रोसेस आर बैक ऑफिस विच रीइंफोर्स द कोर एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे आईटी हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सीएस। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं? पीछे से सपोर्ट करते हैं। किसे करते हैं? कोर एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। जनरली ये लोग कहां पर होते हैं? बैक ऑफिस में। कहां पर होते हैं? बैक ऑफिस। जैसे आप बैंक में जाते हो तो जिसके पास जाकर आप कैश डिपॉजिट करवाते हो या एफडी करवाने जाते हो या फिर अपनी पासबुक प्रिंट करवाने जाते हो, ये सब लोग फ्रंट ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन क्या बैंक का सिर्फ यही ऑफिस होता है? नहीं, पीछे एक और ऑफिस है जो लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जो लोग आईटी डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, जो लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई किसी का सिस्टम फेल ना हो, जो लोग बैंक के कंप्लायंस देख रहे हैं, तो वो लोग कौन से हो गए? सपोर्ट। नेक्स्ट इज बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस विच एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज इनटू अदर सच एज सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। बिजनेस नेटवर्क कौन होते हैं? जो कंपनी के बाहर होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हो गए। ठीक है, उसके अलावा सप्लायर्स हो गए। ठीक है, ये जो होगा ये क्या हो जाते हैं? बिजनेस नेटवर्क सर्विसेज। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? इसके अलावा एक होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग ही होता है। आप लोग पूरा मैनेजमेंट पढ़ चुके हो, आपने एसएमबी पूरा पढ़ लिया है, आपने मैनेजमेंट फाउंडेशन में भी पढ़ा है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बंदा, जो टीम पूरा ये
प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करती है और पूरी की पूरी एक्टिविटी को मैनेज करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट प्रोसेस। ये लोग स्ट्रैटेजी बनाना, इम्प्लीमेंट करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, लीड करना, उनकी परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम कौन करता है? कौन करता है? बोलो जल्दी। मैनेजमेंट। तो ये कौन सी प्रोसेस में आएगी? मैनेजमेंट। तो टोटल ऑल ने कौन से साल में? 1994 में 4 प्रोसेस दी। सबसे पहला हो गया कोर, जो मेन एक्टिविटी होती है, जो एक्सटर्नल, कौन? बाहर वाला बंदा, उससे कांटेक्ट करती है। उसके बाद सपोर्ट मतलब CS, IT जो पुश करती है। फिर बिजनेस नेटवर्क जो कंपनी के बाहर होते हैं, जैसे सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये लोग बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस होते हैं कि ये लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। और लास्ट में मैनेजमेंट प्रोसेस, जो ये सारी चीजें मैनेज करता है। एकदम क्लियर है तो बोलो हाँ। बढ़ेंगे आगे? पक्का? चलो अब हम आते हैं, हमने 4 टाइपोलॉजी पढ़ ली, अर्ल ने 1994 में दी थी। अब अल मशरी और जैरी, ठीक है, क्या नाम है? अल मशरी और जैरी ने 1999 में 5 ऐसे फैक्टर्स ढूंढे। कितने? 5 मतलब 5। आइडेंटिफाइड 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BPR। देखो, हम लोगों ने हैमर और चंपी की डेफिनेशन पढ़ ली। कब दी थी? 1993 में। उसके हमने टाइपोलॉजी पढ़ ली, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, 5 चीजें। सबसे पहले हमें चाहिए चेंज इन मैनेजमेंट। तुम्हें पता है कुछ कंपनीज में कुछ स्ट्रैटेजीज फेल हो जाती है, पैसा होने के बावजूद। IIM, IIT जितने बड़े बड़े और होनहार एम्प्लॉयज होने के बावजूद, ओके, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, फिर क्यों फेल हो रही है? क्योंकि मैनेजमेंट ना होता है अड़ियल। अड़ियल समझते हो? स्टबर्न। ठीक है, ऐसा ही चलेगा भाई, हम जो बोलेंगे वही होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैनेजमेंट इज सो स्टबर्न, अड़ियल ऑन देयर पॉइंट्स एंड व्यूज कि हम तो नहीं बदलेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। तो अगर मैनेजमेंट में चेंज नहीं आएगा तो फिर इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए कि मैनेजमेंट चेंज को एक्सेप्ट कर ले कि अब हमें चेंज लाना है। क्योंकि सोचो मेरी बात ध्यान से, हमने ये देखा, अभी देखो ये हमने देखा मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, HR, इनके हेड्स हैं। अगर इनके हेड ही चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाकी लोगों में वो क्या चेंजेस लेकर आएंगे? समझ में आए? तो सबसे पहले चेंज लाने की जरूरत किसमें है? बोर्ड और मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सबके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को। क्लियर है सबको? उसके बाद आपको आपका जो मैनेजमेंट होता है वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। समटाइम्स सम कंपनीज मैनेजमेंट इज सो इनकॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब इतना हुनर नहीं है, इतनी केपेबिलिटी नहीं है उनमें कि वो BPR ला सके। तो अगर आपका मैनेजमेंट ही केपेबल नहीं है तो क्या BPR लाओगे? क्योंकि BPR में गाइस इतने चेंजेस होते हैं कि उस टाइम पर पैसा खत्म होने के चांसेस होते हैं, उस टाइम पर लॉस होने के चांसेस होते हैं, उस टाइम पर एम्प्लॉय डीमोटिवेट होकर छोड़ने के चांसेस होते हैं, राइट? तो ये सबको मैनेज करना मैनेजमेंट का काम है। और अगर वो ही केपेबल नहीं है तो आप क्या इंप्लीमेंट कर पाओगे? तो आपको मैनेजमेंट में चेंज लाना जरूरी है, मैनेजमेंट केपेबल होना जरूरी है, आपका स्ट्रक्चर आपको गवारा देना चाहिए। मतलब कि आपका स्ट्रक्चर आपको अलाउ करना चाहिए कि आप ऐसा कुछ BPR ला सको। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि भाई कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहां पर उन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की थी तब उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफी कॉम्पैक्ट था, छोटा था, वो एक प्रोडक्ट चला रहे थे। अब सडनली अगर उन्हें BPR करके नए प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं या 5-6 प्रोडक्ट्स लाने हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाने हैं तो ऐसे कैसे काम चलेगा, राइट? तो ऐसे केस में BPR के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करना चाहिए। चलो आप ये भी बोल दो कि मैम अगर जरूरत है तो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, नए डिपार्टमेंट बना लेंगे, डिविजन बना लेंगे, तो पैसा भी तो लगता है कि नहीं, मनी रोकड़ा लगता है कि नहीं? तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्या करे,
आपको सपोर्ट करे कि आप बीपीआर जितना बड़ा प्रोजेक्ट बना सको। नेक्स्ट इज बीपीआर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब लोग हैं, ठीक है, हम सब लोग सीएस हैं, हम सब ने कंपनी चालू की, हम सब ने कंपनी सीएस की चालू की है, सीएस की फर्म चालू की, अब हमें बीपीआर करना है। बीपीआर के लिए हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं है, ठीक है, हम लोगों को समझ में आता है, हम उसकी थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, हम उसका प्रैक्टिकली भी समझ लेंगे, लेकिन हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी का भी जो मैनेजमेंट होता है वो एक्सपर्ट नहीं होता है वो काम करने के लिए। इसीलिए आपको एक बीपीआर का एक अलग से प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट बनाना होता है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट आपके प्रोजेक्ट को, बीपीआर प्रोजेक्ट को लीड करेगा और वो और कोई काम नहीं करेगा, और वो डिपार्टमेंट बाकी सारे लोगों से बीपीआर इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको एक बीपीआर प्रोजेक्ट अलग से रन करना पड़ेगा। लास्ट आपको जो ज्यादा जरूरत होती है इंप्लीमेंटेशन के लिए वो है आईटी। आईटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल बीपीआर में होता है। आईटी का सपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सॉफ्टवेयर रन करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप सारी चीजें फिजिकली कर रहे हो, डेटा फिजिकली मेंटेन कर रहे हो, बुक्स फिजिकली मेंटेन कर रहे हो, एम्प्लॉय से अटेंडेंस जो है वो उनसे साइन करवा के ले रहे हो, तो ये सब जो होगा ये इसमें बीपीआर का कोई काम नहीं है। लेकिन जब सारी चीजें आप ऑटोमेटिक कर देते हो, जब सारी चीजें आप आईटी पर छोड़ देते हो, तो बीपीआर उसमें काम आता है। इसीलिए बीपीआर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, आईटी की। सो गाइस, 5 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी किस चीज के लिए, बीपीआर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सबसे पहला है कि हमारे मैनेजमेंट को चेंज एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर हमारा मैनेजमेंट ही बीपीआर के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम फेल हो जाएंगे। सेकेंड जिसकी हमें जरूरत है वो है मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी। मैनेजमेंट ने चेंज एक्सेप्ट तो कर लिया पर वो काबिल ही नहीं है वो करने के लिए, तो क्या मतलब है ना। तो इसीलिए आपका मैनेजमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट, केपेबल होना चाहिए कि वो ये सारे चेंजेस कर दे। उसके बाद आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर वो स्ट्रक्चर आपको हेल्प नहीं करता है बीपीआर में तो बीपीआर आपका फेल हो जाएगा। फिर आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट की जरूरत है, एक सेपरेट प्रोजेक्ट की। आप नॉर्मल वर्किंग में बीपीआर नहीं ला सकते हो, नॉर्मल वर्किंग अलग चलेगी और एक बीपीआर का काम अलग चलेगा। उसके बाद आपको आईटी की हेल्प सबसे ज्यादा लगती है। क्लियर है? बहुत अच्छे से तो बोलो हाँ। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले रिजेल्सा एंड मनसर्व, किसने बोला था? रिजेल्सा और मनसर्व ने 2005 में बोला था कि बीपीआर इज कॉमनली टर्म्ड एज अ बायफोल्ड चैलेंज। बाय मतलब दो, बाय मतलब टाटा बाय बाय वाला नहीं, बाय मतलब दो, ठीक है। तो बायफोल्ड चैलेंज क्यों बोला जाता है? दैट इज टेक्निकल एंड सोशो कल्चरल। जब भी आप चेंज लाते हो, मैंने आपको अभी तक, आपको जब बीपीआर समझ में आया थोड़ा बहुत भी, तो आपको ये आइडिया लग गया कि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। 2 मेजर एक ऐसे चेंज या मैं बोल सकती हूँ चैलेंजेस हैं जो बीपीआर के सामने आते हैं। सबसे पहला चैलेंज है टेक्निकल, मतलब टेक्नोलॉजी। अभी तक हम लोग जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे वो थी बायफोल्ड चैलेंज, दैट इज टेक्निकल एंड सोशियो कल्चरल। ओके, नाउ टेक्निकल एंड सोशियो कल्चरल क्यों? क्योंकि टेक्निकल सबसे पहले अगर आप देखो तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ओल्ड टेक्नोलॉजी अगर आप कंप्लीटली न्यू में शिफ्ट करते हो तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि वो महंगी पड़ती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि बहुत बार जो एम्प्लॉयज है वो पुरानी टेक्नोलॉजी में ट्रेंड है और उनको नई टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है सोशियो कल्चरल में, मतलब कि नया कल्चर एम्प्लॉयज अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बीपीआर में ये 2 चैलेंज सबसे बड़े होते हैं जो हमें रिजेल्सा और मनसर्व ने 2005 में बोला था। अब ये चैलेंजेस को देखते हुए टेक्निकली देयर आर 3 मेन इश्यूज जिसके कारण बीपीआर फेल हो सकता है। सबसे पहला इशू एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस। एम्प्लॉय नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख पा रहा है, एम्प्लॉय सोशियो कल्चरल इश्यूज नहीं सीख पा, मतलब सोशियो कल्चरल इश्यूज में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा इशू हो सकता है। उसके बाद दूसरा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीपीआर को इम्प्लीमेंट करने में कम्युनिकेशन कहीं चूक जाता है
और प्रॉपर तरीके से हम एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और ये हम सही चीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में कम्युनिकेशन अगर फेल हो गया तो इट्स ऑल गॉन, राइट। उसके बाद पर्सनल टर्नओवर, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज, पर्सनल का क्या मतलब होता है गाइस, एम्प्लॉयज। तो अगर एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ गया, टर्नओवर मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग द कंपनी, ठीक है, तो टर्नओवर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो सारे इश्यूज हैं वो किस में रहेंगे गाइस, बीपीआर में, ठीक है। और इन सब से क्या हो सकता है, बीपीआर फेल हो सकता है। क्लियर है, बढ़ेंगे आगे, चलो। अब हम आते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पर, दैट इज बीपीआर में। बीपीआर के क्या टूल्स और क्या स्टेप्स अब हम वो इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, हम सबसे पहले स्टेज पे आते हैं। देखो, आप लोगों को ये स्टेप्स नहीं पढ़नी है, ठीक है, आप लोगों को सीधे स्टेजेस पढ़ने हैं। हम सीधे स्टेजेस पे आते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है विजनिंग। क्या है वो, विजनिंग। विजनिंग मतलब सारी चीज विजन करना, दूरदृष्टि रखना, दूर से देखना कि हम चाहते क्या है। आपको यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट विजन सेट करना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली देखना चाहते हो। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी बिजनेस प्रोसेस है, ओके, ऐसी कौन सी बिजनेस प्रोसेस है जिसको बीपीआर की जरूरत है। तो विजनिंग में आपने आइडेंटिफाई किया क्या करना चाहते हो, ओके। आइडेंटिफाइंग में हमने किया क्या चेंज करना है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, मतलब टेक्निकली एग्जिस्टिंग और न्यू में कंपेयर करेंगे। एग्जिस्टिंग और न्यू में हम क्या करेंगे गाइस, कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम नई प्रोसेस को रीडिजाइन करेंगे, मतलब पूरा जो मेन बीपीआर होगा वो इस पर्टिकुलर स्टेज पर होगा। वो करने के बाद हम नई प्रोसेस को क्या करेंगे, इवैल्यूएट। क्या करेंगे हम, इवैल्यूएट, मतलब जो हम नई प्रोसेस बनाई अब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने पे रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। मतलब रीडिजाइनिंग जब हमने की तो हमने बोर्ड लेवल पर की थी, मतलब एक ऑन पेपर प्लान बनाया था, इवैल्यूएट किया, सब अच्छा है, तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। क्लियर है क्या। वो करने के बाद अब हम कंटिन्यूअसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव करते रहेंगे। भाई बहुत खर्चा किया है, अगर हमने एक बार इंप्लीमेंट करने के बाद फिर से हम पुरानी आदतों पे आ गए तो पैसा वेस्ट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है सबको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने विजनिंग की, दैट इज डिफाइन कॉर्पोरेट विजन एंड बिजनेस गोल्स। ठीक है, तो हमने अपना विजनिंग की, हमने देखा कि हम करना क्या चाहते हैं। उसके हमने आइडेंटिफाई किए ऐसे बिजनेसेस जो कि हमें री इंजीनियर करने चाहिए। हमने एनालाइज किया दोनों को, जो एग्जिस्टिंग और जो न्यू बना सकते हैं। फिर हमने न्यू बनाई हमने टॉप लेवल पर बनाई। उसके बाद हमने उसको एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद हमने उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी सिंगल वाइड एंटरप्राइज में हमने क्या किया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। और फिर फाइनली हमने कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया। ये जो हमारा पूरा है ये क्या है, री इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल, जो टेक्निकली 7 स्टेजेस में, कितनी स्टेजेस में, 7 स्टेजेस में डिवाइडेड। क्लियर है सबको अच्छे से। अब देखो, जो फर्स्ट और सेकंड लेवल है, फर्स्ट और सेकंड लेवल जो है वो एंटरप्राइज वाइड री इंजीनियरिंग है। मतलब ये जो पूरा लाइफ साइकिल पर है, बीपीआर लाइफ साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये जो ये ऊपर के लेवल तक होता है, लेकिन जो नीचे की सारी चीजें, दैट इज एनालाइजिंग, रीडिजाइनिंग, वो प्रोसेस स्पेसिफिक होता है। प्रोसेस स्पेसिफिक मतलब क्या, कि हर एक प्रोसेस के हिसाब से हम हमारा री इंजीनियरिंग करेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, उससे एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारी प्रोडक्शन चल रही है, हमें समझ में आ गया हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। मार्केट में जो हमारे कंपेटिटर है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम था, ठीक है,
और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो पा रहा है, सेलिंग प्राइसेस सेम ही रखनी पड़ेगी। तो अब उसमें हम क्या करें, तो हमारा सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोसेस के हिसाब से हमारी री इंजीनियरिंग होगी, लेकिन हमारी विजनिंग और हमारे आइडेंटिफाइंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन में की जाएगी। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम पूरे ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम विजनिंग भी करेंगे और आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें पता चला अरे चेंजेस तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करना है, तो सिर्फ उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम चेंजेस करेंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बोलो हाँ है ना, पक्का? चलो अब हम आते हैं टूल्स पर। देखो टूल्स हमारे बीपीआर के लिए क्या है, बहुत सिंपल टूल्स है। सबसे पहले हमारा टूल है कि हमारा फोकस हमें रखना पड़ेगा पहली बात तो हमारे कस्टमर पे, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद हमें रखना पड़ेगा हमारी प्रोसेस पे। देखो यार प्रोसेस मतलब क्या है, कौन सी प्रोसेस की बात करें, वो सारी प्रोसेस जो हम पढ़ चुके हैं, कोर प्रोसेस, सपोर्ट प्रोसेस, नेटवर्क प्रोसेस, ओके, मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। एफिशिएंसी मिलेगी, कॉस्ट कट हो जाएगी, रिडंडेंसी कम हो जाएगी, यही सब तो होना है प्रोसेस पे ध्यान रखने पे। क्लियर है? वो करने के बाद हमें विजुअलाइज करना है। यहां पर हमने पढ़ा ना विजनिंग, सबसे पहली चीज ही हमें विजुअलाइज करना है कि हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। अगर आपने सीधे काम चालू कर दिया, कोई गोल नहीं बनाया, कोई विजुअलाइज नहीं किया कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो आप फेल हो जाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी कि भाई मैं रिलायंस जैसा बनना चाहता हूँ, मैं टाटा जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अडानी जैसा बनना चाहता हूँ। तो ये आपको पहले से विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, चेंज मैनेजमेंट क्या बोलता है कि मैनेजमेंट को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा टूल है। उसके बाद एक होता है बिजनेस प्रोसेस मैपिंग, वेयर यू हैव टू मैप योर बिजनेस कि आप मार्केट में कहाँ हो और आप मार्केट से कहाँ पहुंचना चाहते हो। दैट इज टेक्निकली बेंचमार्किंग। ठीक है, तो आपको बिजनेस प्रोसेस मैपिंग करनी पड़ेगी, विच मीन्स व्हाट, कि आप कहाँ हो और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक केस स्टडी है इन्फोसिस की, ठीक है, जिसमें इन्फोसिस ने बीपीआर किया है। ठीक है, इन्फोसिस ने बीपीआर किया है, इन्फोसिस ने बीपीआर करने में हेल्प की, बीपीआर की सर्विस प्रोवाइड की है। ठीक है, किसी के एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी को। अब देखो सिंस इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिविजन, ओके, सो मैं आपको एक शॉर्ट में इसकी स्टोरी बता देती हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन रीड इट वंस यू गेट सम टाइम। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी थी और इट वाज वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया। और उस कंपनी की प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनकी कंपनी से इंश्योरेंस एजेंट्स को इंश्योरेंस कमीशन तो बहुत सारा जा रहा था, लेकिन वो लोग डिससैटिस्फाइड थे और वो लोग ये बोलते थे कि हमको तो कमीशन मिल नहीं रहा। कंपनी बोल रही है कि हमारा तो खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको कमीशन कैसे नहीं मिल रहा है, और एजेंट्स बोल रहे हैं कि हमको तो कमीशन मिल ही नहीं रहा है। तो कहीं तो लूप होल था, राइट? तो इसीलिए वो लोग गए किसके पास, वो लोग गए एक इन्फोसिस नाम की कंपनी के पास कि क्या इश्यूज आप बताओ और इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, आप ये बताओ। तो हम चैलेंजेस देखते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस कंप्राइज ऑफ ओनली मैनुअल प्रोसेसेस which were high cost and presented serious risk। मतलब जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे वो सारे मैन्युअली मेंटेन हो रहे थे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अकाउंट्स मेंटेन करने में गड़बड़ी हो रही है। तो अकाउंट्स बता रहे कि कमीशन जा रहा है, पर वो एक्चुअल में जा नहीं रहा था। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन पेड अबाउट $90 million per year commission, which was approximately 20%. At the same time, it lost significant amount of overpayments and commission leakage। मतलब वो बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट्स के हिसाब से उन्होंने $90 million ऑस्ट्रेलियन का पेमेंट किया, लेकिन वो इंश्योरेंस एजेंट्स को मिला ही नहीं, मतलब कमीशन लीकेज हुआ। क्लियर है सबको? तब देखो इन्फोसिस ने क्या किया, उन्होंने पूरा स्टडी किया
और उन्होंने एक ऐसा बीपीआर बनाया जिसमें सारी चीजें कवर हुई। सबसे पहले सारे बिजनेस कवर हो गए जो कंपनी के थे, उसके बाद मल्टीपल ब्रांड्स वो जो कंपनी रन कर रही थी वो सब कवर हो गए, वो कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थे जिसके थ्रू पूरा अमाउंट डिसबर्स होता था, वो सब कुछ उन्होंने अपने बीपीआर में कवर कर लिया। बहुत सारे सिस्टम्स जो अलग अलग चल रहे थे, जो अलग अलग बंदा रन कर रहा था, वो सब उन्होंने एक साथ कलेक्ट कर लिए और लास्ट में उन्होंने की स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब क्या, उन्होंने नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज कम कर दी। आ रहा है समझ में सबको? नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज उन्होंने क्या कर दी, कम कर दी, जिसके कारण कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ, उनका जो मैनुअल प्रोसेस था वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया और उनकी कॉस्ट और रिडंडेंसीज कम हो गई। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। ये बहुत ही सिंपल केस था, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपको टाइम मिल जाए तो आप इसको रीड कर सकते हो। बोलो हाँ ना? चलो अब हम आते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेंचमार्किंग। ओके, बेंचमार्किंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग बचपन से ही जब हमेशा कंपेटिटिव स्कूल रहा है, स्कूल टाइम रहा है, बचपन से ही हमेशा से हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि उसको देखो, उसको इतने नंबर आए, तुम्हें क्यों नहीं आए, शर्मा जी का लड़का, ये वो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग हमेशा से किसी पर्सन को बेंचमार्क बनाते हैं। अगर हमने नहीं बनाया तो हमारे माँ बाप ने तो बनाया ही है, क्लियरली। ठीक है, तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस ढूंढना। क्या ढूंढना गाइस? बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस ढूंढना, और वो ही प्रैक्टिस को हमें अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है। सो बेंचमार्किंग एक टूल होता है किस चीज का? कंपैरिजन का। किस चीज का टूल होता है? कंपैरिजन का। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस and products of a company with that of the best performance inside and outside। मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकती है। ये भी बेंचमार्क हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें सिर्फ परफेक्ट बेंचमार्क ढूंढकर उसे इंप्लीमेंट करना है। तुम बोलोगे मैम कंपनी के अंदर आप खुद को कैसे बेंचमार्क बना सकते हो? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूरी की पूरी कंपनी को बेंचमार्क बनाना है। आप एक डिपार्टमेंट को बेंचमार्क बना सकते हो, आप एक पर्सन को बेंचमार्क बना सकते हो। आपकी कंपनी में 5 प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट को बेंचमार्क बना सकते हो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। चलो टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग देखो यार, 3 टाइप की बेंचमार्किंग होती है और 3 टाइप की अप्रोचेस होती है। सबसे पहली टाइप की बेंचमार्किंग स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग, जिसमें हम सिर्फ विनिंग स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? विनिंग स्ट्रैटेजी को। जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, जो हमें लगा रही है स्ट्रैटेजी तो चल गई, वो हम अडॉप्ट कर लेंगे। अब ये विनिंग स्ट्रैटेजी मैम हमारे मार्केट में ढूंढना है या कोई भी मार्केट की हो सकती है? कोई भी मार्केट की हो सकती है। ठीक है, अब सोचो बहुत सारे ये D2H सर्विसेज होती है, जैसे वीडियोकॉन D2H है, डिश टीवी है, टाटा स्काई है, इसको डाला तो लाइव जिंगल आला, ये है। टाटा स्काई ने समझ लो जियो की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली। जियो की स्ट्रैटेजी क्या थी? स्टार्टिंग में फ्री सर्विसेज देना। जियो की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली तो क्या वो कर सकता है? हाँ। क्या वो कौन सी बेंचमार्किंग में आएगी? वो आएगी स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग में। सिर्फ विनिंग स्ट्रैटेजी ली है और वो किसी की भी हो सकती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का। इट इज टिपिकली आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ योर ओन इंडस्ट्री। अब ये स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग आपके अंदर कभी भी नहीं मिलेगी, वो आपको बाहर ही मिलेगी। उसके बाद आती है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग मतलब कोई कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट या सर्विसेज व्हेन कंपेयर्ड टू कंपटीशन। देखो, कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसी स्पीड, कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी क्वांटिटी जो इतनी अच्छी है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है, हमें उसे बेंचमार्किंग एज अ बेंचमार्क बनाना है। आ रहा है समझ में सबको अच्छे से? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी ले लो। अब जैसे मैं तुमको बताती हूँ, जो नोकिया के वो पुराने वाले फोन्स आते थे, वो जिसको आप फेंक दो किसी पे तो वो आदमी घायल हो जाए पर वो फोन खराब नहीं होगा, है ना? वो बार फोन्स जो आते थे, वो फोन की क्वालिटी क्या है? बैटरी बैकअप।
राइट। बहुत लोग आज भी वो वाला फोन रखते हैं कि भाई हमारे बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए, राइट, फोन करने के लिए काम आता है। तो वो एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो कोई भी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। आ रहा है समझ में? तो सर्विस क्वालिटी, फीचर, प्राइस, स्पीड, रिलायबिलिटी, ये किसी भी तरह का परफॉर्मेंस मेजर ले सकते हो और किसी के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क बना सकते हो। वो क्या मानी जाएगी? परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। उसके बाद एक होती है प्रोसेस बेंचमार्किंग। इसमें हम किसको देखते हैं? हम ऐसी कंपनीज को देखते हैं जो हमारी ही एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। जैसे जियो एयरटेल को देखेगा, एयरटेल वोडाफोन को देखेगा, टाटा स्काई डिश टीवी को देखेगा, ठीक है। उसके बाद टाटा की गाड़ियां वॉक्सवैगन को देखेगी। तो ये जो है सिमिलर एक्टिविटीज में, और आप उनकी बेस्ट प्रोसेस को क्या करते हो? बेस्ट प्रोसेस को क्या करते हो? अडॉप्ट करते हो। क्लियर है सबको? ये कौन सी हो गई है? प्रोसेस बेंचमार्किंग। हम ये जो बेंचमार्किंग है वो परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग से डिराइव होती है। अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उसकी प्रोसेस अडॉप्ट कर लेते हो। तीनों टाइप की बेंचमार्किंग क्लियर है। स्ट्रैटेजिक, किसी की भी विनिंग स्ट्रैटेजी वो कोई भी हो सकता है, आपकी इंडस्ट्री के बाहर वाला भी हो सकता है। फिर परफॉर्मेंस, किसी के बेस्ट परफॉर्मेंस लेना, वो जनरली आपकी इंडस्ट्री का ही होता है। प्रोसेस, आपकी इंडस्ट्री की कोई ऐसा बंदा जिसकी प्रोसेस बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, आप उसकी प्रोसेस को बेंचमार्क कर लेते हो। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। चलो अब हम देखते हैं अप्रोचेस, कि हमें बेंचमार्किंग, जब हम किसी को बेंचमार्क बना रहे हैं तो हमें किस अप्रोच से उसकी तरफ जाना चाहिए। या तो आप इंटरनली किसी को बेंचमार्क बना रहे हो। इंटरनल मतलब क्या? जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस को बेंचमार्क बना रहा है, फाइनेंस अकाउंट्स को बना रहा है, अकाउंट्स एचआर को बना रहा है, हो गया इंटरनल बेंचमार्किंग। या फिर मार्केटिंग का ही एक एम्प्लॉय मार्केटिंग के दूसरे एम्प्लॉय को बेंचमार्क बना रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया? इंटरनल बेंचमार्किंग। क्लियर है सबको अच्छे से? मतलब किसी की भी परफॉर्मेंस जो आपकी कंपनी में सबसे अच्छी है, आप उसको क्या बना लेते हो? बेंचमार्क। फिर होता है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। एक्सटर्नल या कंपेटिटिव मतलब क्या? जब कंपनी अपनी ही इंडस्ट्री में, अपने ही मार्केट में कोई कंपेटिटर से कंपेयर करती है, तो वो क्या हो जाता है? एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी कंपनीज अपने आप को इंडस्ट्री के बाहर वाले से कंपेयर करती है। जैसे मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया और मैंने बोला मैं रिलायंस जैसी बनूंगी। मेरा स्टार्टअप क्या? आईटी इंडस्ट्री। मैंने बोला मैं रिलायंस जैसे, अरे रिलायंस का तो आईटी है ही नहीं ना, पर मैंने क्या बोला? मैं रिलायंस जैसी बनूंगी। तो क्या मैं अपनी इंडस्ट्री में कोई बेंचमार्क ढूंढ रही हूँ? नहीं, मैं इंडस्ट्री के बाहर ढूंढ रही हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। फिर होता है फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेसिकली क्या होगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट खुद को फाइनेंस से कंपेयर कर रहा है, मतलब एक फंक्शन खुद को दूसरे फंक्शन से कंपेयर कर रहा है, वो क्या हो जाएगी? फंक्शनल बेंचमार्किंग। ठीक है। उसके बाद एक होती है जेनरिक बेंचमार्किंग। मतलब क्या? जेनरिक मतलब कैसी भी कोई भी चीज अच्छी लग जाए। जैसे मुझे टाटा का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद, मैंने उसको बेंचमार्क बना दिया कि जब मैं सीएसआर करूंगी मैं तो टाटा जैसे करूंगी, लेकिन जब मैं पैसे कमाऊंगी तो मैं रिलायंस जैसे कमाऊंगी। अपनी गाड़ी को सुंदर बनाऊंगी तो मैं ह्यूंडई जैसे बनाऊंगी। आ रहा है समझ में? फीचर्स दूंगी तो मैं वॉक्सवैगन जैसे दूंगी। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गए जेनरिक बेंचमार्किंग। जो सबसे अच्छा लग रहा है जिसमें वो उठा के बेंचमार्क बना लो। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। तो चारों अप्रोचेस क्लियर है। तो तीन टाइप है: स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस, प्रोसेस। अप्रोचेस है इंटरनल, कंपेटिटिव, एक्सटर्नल। कंपेटिटिव और एक्सटर्नल दोनों सेम होती है। कंपेटिटिव में हम अपनी इंडस्ट्री में बेंचमार्क बनाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में हम दूसरी इंडस्ट्री में हम बेंचमार्क बनाते हैं, ठीक है। फंक्शनल मतलब कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को बेंचमार्क बना रहा है, जैसे मार्केटिंग फाइनेंस को बना रहा है। और जेनेरिक मतलब जब हम किसी भी चीज को बेंचमार्क बना लेते हैं, इररिस्पेक्टिव हमारी कंपनी के अंदर है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के बाहर है, कोई फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। बढ़ेंगे आगे। चलो अब हम आते हैं एडवांटेजेस पे। देखो यार, बेंचमार्किंग के एडवांटेजेस आपको क्या लगते हैं? ऑब्वियसली हम कंपेटिटिव हो जाते हैं थोड़े, हमें किसी की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, अपनी वीकनेस के बारे में पता चलता है, हमारे अंदर इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, राइट। ये सारे कहीं ना कहीं फायदे। क्विकली हम देख लेते हैं कि क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज का क्या मतलब होता है
कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि बेंचमार्क कैसा है और हमें कहाँ पहुंचना है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो बिना कोई गोल के होती है, ठीक है। बहुत टाइम तक आप लोग भी होंगे जब आपके पास कोई गोल ही नहीं है कि आपको करना क्या है। मैं भी ऐसी थी बहुत टाइम तक, मेरे पास गोल ही नहीं है, बस जिंदगी चल रही है तो चल रही है, ठीक है, बिना कोई गोल के काम कर रही हूँ। तो ऐसे केस में व्हेन यू आर विदाउट गोल, ओके, देन समटाइम्स somebody's performance or somebody's work attracts you, inspires you and makes you do the same thing। तो अगर मुझे किसी और का काम पसंद है और मैंने जो नहीं यार इसके जैसे ही काम अपने को करना है, तो बन गया ना गोल। आ रहा है समझ में? अच्छा, जैसे तुम लोग जब AIR, आपको नहीं पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पास हो गए नहीं, पर जैसे आपने एम कर रहे नहीं मुझे AIR चाहिए, तो कोई ऑल इंडिया रैंकर की तरह पढ़ाई करोगे कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बेंच मार्किंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है समझने के लिए और गोल बनाने के लिए। अगर आपने बेंच मार्किंग अच्छे से की तो BPR VPR छोड़ो, आप वैसे ही बहुत पैसे कमा लोगे और वो भी कम कॉस्ट में। BPR में तो कितना खर्चा होता है, पर बेंच मार्किंग में तो खर्चा भी कम होगा। क्लियर है? उसके बाद आपको कंपनी में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। इनोवेटिव क्यों? क्योंकि जो हमारे बेंचमार्क है वो तो जो आइडियाज यूज करे आप भी वही यूज करोगे, तो इनोवेशन आया कि नहीं? आ रहा है समझ में सबको? उसके बाद इट प्रोवाइड्स इनसाइट कि कैसे बाकी कंपनीज काम कर रही है। जब आप किसी को बेंचमार्क चूज करते हो तो आप अपने अंदर, आप बहुत कंपनीज होती है जो सेल्फ इन्वॉल्व रहती है, उनको सिर्फ खुद से मतलब है, मार्केट में क्या हो रहा है किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप सेल्फ इन्वॉल्व नहीं रहकर आपको इंसाइट मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा। इंसाइट मतलब क्या? आइडिया मिलेगा कि बाकी कंपनीज क्या कर रही है, ठीक है। आपको कॉस्ट की अवेयरनेस होगी कि भाई वो रिलायंस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतने कम में कर रही है, तो हम गधे हैं क्या जो इतने ज्यादा में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं? आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में आपको आइडिया मिलता है कि अवेयरनेस मिलती, जागरूकता मिलती है कि आप कहाँ गलत जा रहे थे, जो अभी तक आपने रियलाइज नहीं किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं टीम्स, डिविजन्स में, यूनिट में कोऑपरेशन मिलता है। क्यों मिलता है कोऑपरेशन? क्योंकि एक मोटिवेशन मिल गया ना उनको। अब सोचो ऐसे में अगर आप BPR कर रहे हो, सडन चेंज ला रहे हो, शायद वो एक्सेप्ट ना करें, लेकिन आप उनको ऊंचाइयां दिखा रहे हो, देखो हम वो बेंचमार्क जैसे बनेंगे, तो वो कोऑपरेट भी करेंगे। तो ये क्या हो गए गाइस? सारे के सारे फायदे। अब हम नुकसान पे जाते हैं। नुकसान ये है, सबसे पहले कभी कभी कुछ प्रोसेस को मेट्रिक मतलब मेजरमेंट देना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम यूनिट्स को मेजरमेंट देते हैं kg, ठीक है, पानी के लिए लीटर, ठीक है, कपड़े के लिए मीटर, है ना, देते हैं कि नहीं? कुछ यूनिट्स के लिए क्विंटल्स, कुछ के लिए टन्स, ये सारे मेजरमेंट होते हैं। अगर हम अपने रेवेन्यू को करें तो हम रुपीज में कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिसका कोई मेट्रिक हो ही नहीं सकता है। जैसे एम्प्लॉय की लॉयल्टी नहीं है मेट्रिक। कोई कंपनी के पास इतनी गुडविल कैसे आई, हम नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं, तो कभी कभी मेट्रिक असाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण, जैसे जिसको हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स बोलते हैं, तो हम उसके लिए क्या नहीं कर पाते हैं, हम बेंचमार्किंग नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमें कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, और कंसल्टेंट फ्री में तो आएगा नहीं आपके पास। जियो थोड़ा ना जो फ्री में आ जाएगा, पैसे देना पड़ेगा। तो पैसे देना पड़ेगा मतलब कि पैसा गया। उसके बाद इनिशियल कॉस्ट कुड बी ह्यूज। अगर हम देखो BPR से कंपेयर करोगे तो BPR में तो एनी डे वो एक्सपेंसिव होता है, तो उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आप कंपेयर बेंचमार्किंग में ही करोगे तो बेंचमार्किंग की कॉस्ट कभी कभी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बेंचमार्किंग जिस बेस से काम कर रहा है, हो सकता है बेस हमारे पास नहीं हो। एक परफेक्ट एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग हैं ओला नहीं ओयो रूम्स वाले, हम लोग हैं ओयो रूम वाले, और हम लोग खुद को कंपेयर कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। मतलब हमारा बेंचमार्क कौन है? रिलायंस। कर सकते हैं बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, है ना। रिलायंस के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा बेस सेटअप था, उस बेस से उसने पहले खूब पैसा कमाया, फिर जाकर उसने जियो का फ्री सर्विसेज लेकर आया, है ना। मतलब उनके पास इतनी सेविंग्स थी इसकी, इन बेस की, बीट रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस पावर, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस एनर्जी, ठीक है। तो रिलायंस से ऑलरेडी उन्होंने बहुत पैसा बना रखा था, और फिर उसके बाद उन्होंने जियो में फ्री सर्विसेज दे दी। ओयो के पास बेस नहीं है स्ट्रॉन्ग,
पर फिर भी वो सोचता है फ्री सर्विस देना है, तो पागल हुआ ना, उनके पास इतना बेस होना है। तो ऐसे केस में वो जो है वो जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई हो सकती है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट कभी कभी चेंज एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मैनेजमेंट ने अगर चेंज को रेजिस्ट किया तो ऑब्वियसली फिर आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे। चलो अब हम आते हैं बेंचमार्किंग व्हील पर। बेसिकली प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग बहुत सिंपल होती है, 5 स्टेप्स होती है। सबसे पहले आप प्लान करो कि आपको बेंचमार्क बनाना है, फिर आप ढूंढो बेंचमार्क को, फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो, खुद को कंपेयर करो और अप्रूव करो। सिंपल है। मैंने एक क्लास का बंदा ढूंढा जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छे से पढ़ता है। सबसे पहले मैंने बोला कि नहीं यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, पेरेंट्स डिससैटिस्फाइड है, मैं उसको बेंचमार्क बनाऊंगी जो बहुत अच्छा पढ़ता है। तो पहले मैंने प्लान किया कि मुझे बेंचमार्क बनाना है, फिर मैंने ढूंढा कि क्लास का मॉनिटर सबसे बढ़िया पढ़ाई करता है, तो मैंने उसको ढूंढ लिया। फिर उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली कि तू कैसे पढ़ता है, तू कितने घंटे पढ़ता है। फिर मैंने एनालाइज किया, अरे ये तो 6 घंटे पढ़ता है, मैं तो 3 घंटे पढ़ती हूँ। फिर मैंने खुद को इम्प्रूव करके 6 घंटे पढ़ाई चालू कर दी। क्या हो गया? इम्प्रूवमेंट। क्या समझ आया? बोलो, कर लो। ओके, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई मराठी। चलो, the benchmarking wheel model was first brought out in an article called benchmarking for quality। ठीक है, सबसे पहले बेंचमार्किंग व्हील जो है बेंचमार्किंग फॉर क्वालिटी नाम का एक आर्टिकल था जिसमें आया था। इसमें 5 स्टेजेस थी, ऑल्दो 20 एक और अलग मॉडल्स थे, बट ऑल इन ऑल ये 5 जो स्टेप्स है ये हमने फिगर आउट की थी। सबसे पहला था आपको प्लान करना है, ठीक है, प्लान करना है। सो सबसे पहले डिफाइन करो आपको क्या क्या कंपेयर करना है, आपको क्या लगता है अपने आप में गड़बड़ है। उसके बाद एक आइडेंटिफाई करो बेंचमार्क, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि वो क्या प्रोसेस अपनाता है, वो क्या मेथड्स अपनाता है, उसका कितना फायदा होता है, वो कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करता है, एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करता है। कंपेयर कर, कलेक्ट करो, फिर खुद को और उसको कंपेयर करो कि क्या गैप है भाई हम में और मेरे और उसमें, क्यों इतना डिफरेंस है कि वो बेंचमार्क बन रहा है मेरे लिए। और फाइनली उसी की प्रोडक्ट सर्विस स्ट्रैटेजी जो आपकी कंपनी के लिए सूटेबल हो, ध्यान से सुनना, उसकी प्रोडक्ट्स, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी एफिशिएंसी लेवल, उसकी कॉस्ट, उसके तरीके, उसकी प्रोसेस तब अडॉप्ट करो जब वो आपकी कंपनी के लिए सूटेबल है। वरना एग्जाम्पल बन जाएगा ओयो वाला कि ओयो ने जैसे फ्री सर्विस तो दे दी पर आपके लिए सूटेबल थी नहीं। आ गया समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का। अब देखो, जब आप लोग फोटोकॉपी तो करवाते ही हो, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे ज्यादा फोटोकॉपीज होती है। तो फोटोकॉपी को हम बहुत बार बोलते हैं जेरोक्स करवाना है, ठीक है, जेरोक्स बोलते हैं कि नहीं। जेरोक्स हम इसलिए हमारा नाम पड़ गया क्योंकि जो मशीन है उसको हम जेरोक्स मशीन बोलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो जेरोक्स मशीन है वो आइडियली कंपनी का नाम है जेरोक्स, जिसने सबसे पहले ये जेरोक्स मशीन बनाई थी। आगे समझ में? जिसने सबसे पहले ये जेरोक्स मशीन बनाई थी। चलो, तो जेरोक्स मशीन ने ये पर्टिकुलरली बेंचमार्किंग की प्रोसेस अडॉप्ट की थी और इसीलिए वो आज वो इतना आगे है और इतना पैसा कमा रहा है। इन्होंने बेंचमार्किंग जो है वो 5 स्टेजेस में की थी और ये जो 5 स्टेजेस है वो 12 स्टेप्स में डिवाइडेड है। कितनी स्टेप्स में? टोटल 12 स्टेप्स में। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से देखो, 12 स्टेप्स क्या है। सबसे पहली स्टेज, हम सबसे पहली स्टेज देखेंगे प्लानिंग। प्लान क्या करना है हमें? प्लान करना है व्हाट टू बेंचमार्क, हमें बेंचमार्क करना क्या है ये हमें इसमें प्लान करना है। उसके बाद आपको ढूंढना है हमारे बेंचमार्किंग पार्टनर, मतलब आप किस किस को बेंचमार्क बना सकते हो। सबका डेटा कलेक्ट करो और डिटरमाइन करो, ठीक है। तो प्लानिंग में हमें 3 स्टेजेस हैं, यहां पर लिखो 3 स्टेजेस। सबसे पहले क्या है, क्या बेंचमार्क करना है, बेंचमार्किंग पार्टनर्स ढूंढ लो, मतलब हम किन किन को बेंचमार्क बना सकते हैं। रिलायंस को बना सकते हैं, टाटा को बना सकते हैं, अडानी को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सबका डेटा कलेक्ट करना है। प्लान करने के बाद हमें एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस। एनालिसिस किस चीज का? हमारी करंट परफॉर्मेंस का, मतलब हम कहाँ खड़े हैं और बेंचमार्क हमारा कहाँ खड़ा है, ये गैप को हमें एनालाइज करना है। वो करने के बाद हमें फ्यूचर प्रोजेक्शन
फिगर आउट करना है क्या कि हमें पहुंचना कहाँ पर है। भाई देखो यार, बहुत बार होता है कि जैसे मैंने इस साल हमारा बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैंने सोचा कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो पहुंचना चाहिए कि भाई मेरा रेवेन्यू इस साल का 50 करोड़ हो जाए। अब 50 करोड़ रेवेन्यू, सेल्स, टर्नओवर की बात कर रही हूं मैं, टर्नओवर मेरा 50 करोड़ हो जाए। पर मैंने बेंचमार्क बनाया किसे? रिलायंस को। भी रिलायंस का तो साल भर का टर्नओवर 1000 करोड़ों में होता है, तो ऐसे केस में मैं उसको बेंचमार्क बनाऊंगी तो मेरा फ्यूचर गोल कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। आ रहा है समझ में? तो कहीं ना कहीं मुझे करंट परफॉर्मेंस और अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से बेंचमार्क को एनालाइज करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं फेज 3 में, इंटीग्रेशन में, जिसमें दो स्टेजेस है, 2 स्टेप्स है। सबसे पहले कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एंड गेन एक्सेप्टेंस, एस्टैब्लिश फंक्शनल गोल्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें हमारी जो फाइंडिंग्स है कि भाई हम इस पर्टिकुलर पार्टी को बेंचमार्क बना रहे हैं, ये हमें अपने सारे एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना है और हर फंक्शन के हिसाब से गोल को सेट करना है। मार्केटिंग का अपना गोल रहेगा, फाइनेंस का अपना गोल रहेगा और सबको प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। अब टाइम आता है एक्शन का। देखो, सबसे पहले हमने प्लान कर लिया कि हमें बेंचमार्क ढूंढना है और ये सब हमारा डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर हमने खुद को एनालाइज किया, हमारा गोल सेट किया। फिर हमने इंटीग्रेट किया सब कुछ। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ देना। क्या जोड़ा हमने? हमारी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट किया और हमने गोल सेट कर लिए। फिर हमने एक्शन लिया। एक्शन में 3 पॉइंट्स है। एक्शन में 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले हमने एक्शन प्लान बनाया, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया और फिर से हमने बेंचमार्क से कंपेयर किया। तो हमने सबसे पहले एक्शन किया, ठीक है, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और अल्टीमेटली हमने उसको कंपेयर किया। किससे किया हमने इम्प्लीमेंट? कंपेयर उसे हमारे बेंचमार्क से, ठीक है। वो करने के बाद हमने फाइनली मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए, जिसमें कि 2 स्टेप्स है। लीडरशिप पोजीशन। लीडरशिप पोजीशन मतलब क्या कि अब हमने बेंचमार्क को अडॉप्ट कर लिया है, बेंचमार्क जैसे हमने काम कर लिया है। अब हम कायदे से लीडर बन जाने चाहिए, ठीक है। और हमारी जो बेंचमार्क की तरीके थे, बेंचमार्क की जो प्रोसेस थी, वो हम लोग पूरी तरीके से हम अपने आप में डाल लेंगे। मतलब ये वन टाइम थिंग नहीं है, अब हमें फॉलो ही ये करना है। दैट इज मैच्योरिटी। क्लियर है? तो टोटल क्या है? 5 फेजेस हैं। पहला है प्लानिंग, जिसमें 3 स्टेप्स, फिर बाकी है एनालिसिस, इंटीग्रेशन, एक्शन और मैच्योरिटी, ठीक है, जिसमें एनालिसिस, इंटीग्रेशन, मैच्योरिटी में 2 स्टेप्स और एक्शन में है 3 स्टेप्स। क्लियर है? इसमें आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। चलो, अब हम एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM एक कॉन्सेप्ट है जो दिया था W. एडवर्ड्स डेमिंग ने। किसने दिया था? W. एडवर्ड्स डेमिंग। नाम इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक ऐसी अप्रोच होती है जो बोलती है कि आपको सिर्फ पैसे कमाने में ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करके देना चाहिए। देखो, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अप टू डेट, अपग्रेडेड नहीं थी, नॉर्मल क्वालिटी प्रोडक्ट था। मैंने कस्टमर को बेचा, खूब मार्केटिंग करके कस्टमर को बेचा। कस्टमर ने खरीदा, एक ने नहीं, हजारों कस्टमर ने खरीदा, तो मेरा रेवेन्यू तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन कस्टमर लौट के नहीं आया तो मेरा क्या फायदा? सेल करना इंपॉर्टेंट नहीं, जब आपको कस्टमर पहली बार मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर लौट कर आपके पास आए तो वो आपने अच्छा किया है, तो आप जीते हो, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है। क्लियर है सबको अच्छे से? कस्टमर एक बार आ रहा है, नॉट अ बिग डील। कस्टमर लौट के आपके पास आ रहा है, देन इट्स अ बिग डील, देन यू आर डूइंग समथिंग गुड। और कस्टमर आपके पास लौट कर तभी आएगा जब आप क्वालिटी पर फोकस करोगे, रादर देन जस्ट मेकिंग मनी और जस्ट fooling them and selling the product to them. क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट कौन लाया था? W. एडवर्ड्स। वैसे तो ओरिजिनेशन 1950s में हुआ था, पर ये पॉपुलर 80s में हुआ। इट वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस कब हुआ था? जापान में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान जो है वो पूरा
डिस्ट्रॉय हो चुका था, और आज देखो लीडिंग इकोनॉमीज है, वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उन्होंने सोच लिया था भले आज खर्चा लग रहा है, लगने दो, पर हम ऐसी चीजें अब बनाएंगे, क्योंकि पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, हम ऐसी चीज बनाएंगे कि वर्ल्ड में हमसे कोई कंपीट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हम क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी मतलब क्या? इट्स अ डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। क्वालिटी मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ एक्सेलेंस एज इन दैट डिग्री कि जो आप उस मतलब ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि जिससे आप किसी को सेटिस्फाई कर सको। ठीक है? ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाए और आपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को लिव अप, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर लिया। वो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी। ASQC दैट इज अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल ने TQM को डिफाइन किया है कैसे? अ मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ASQC ने बोला है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी अप्रोच होती है जिससे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस ले पाओगे। कैसे ले पाओगे? TQM करोगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, हमेशा के लिए सेटिस्फाइड रहेगा। TQM नहीं करोगे, अभी सेटिस्फाई हो या नहीं हो, लेकिन वो जल्दी दूसरे पर चला जाएगा, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मिलेगी? तो इसीलिए TQM जो है वो ASQC के हिसाब से क्या है? एक ऐसी अप्रोच है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा और आपको लॉन्ग रन सक्सेस मिलेगी। क्लियर है क्या? पक्का? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे।